नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम जो हमारी सोयल साइंस की सीरीज थी, ठीक है, जो हमारा सोयल साइंस का सब्जेक्ट चल रहा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। हिंदी में इसे कहते हैं उर्वरक, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या फर्टिलाइजर होते हैं, कितने होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर में पढ़ेंगे। और ये पोर्शन सोयल साइंस का ही है, ठीक है। जो हमारी सोयल साइंस की सब्जेक्ट चल रही थी उसी का एक पोर्शन है क्या, फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं फर्टिलाइजर होता क्या है। उर्वरक पादप पोषक तत्वों से युक्त औद्योगिक निर्मित रसायन है। औद्योगिक निर्मित का मतलब होता है जो भी हमारे केमिकल, ठीक है, जिनमें जो हमारे प्लांट होते हैं उनके लिए पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा जैविक खादों से अधिक होती है, ठीक है। जो हमारे मेन्योर होते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं और ये पौधों के पोषक तत्व शीघ्र उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। जैसे मेन्योर हमारा होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट को देता है, ठीक है। ये जो होता है ये तुरंत प्लांट को प्रोवाइड करा देता है। नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक निर्मित और उपयोग होने वाला कौन सा है, यूरिया, ये ठीक है। यूरिया सबसे ज्यादा हमारा जो निर्मित होता है, मतलब मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। और यूज भी सबसे ज्यादा किसका होता है, यूरिया का होता है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों में सबसे अधिक निर्मित एवं फसलों में दिया जाने वाला कौन सा, डीएपी, ठीक है। अगर फास्फोरस की बात करते हैं, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। पोटास की बात करते हैं, कौन सा निर्मित होता है सबसे ज्यादा और कौन सा फसलों में दिया जाता है, वो हो जाएगा एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या हो जाएगा, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। ये चीजें हमने देख ली। अब आगे अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों की जो उपयोग क्षमता होती है कितनी होती है, 30 से 60%। उपयोग क्षमता का मतलब होता है जो इफिशियंसी होती है, क्या होती है, इफिशियंसी जो होती है वो कितनी होती है, 30 से 60% होती है। अगर फास्फोरस की यही बात करते हैं तो कितनी होती है, 20 से 30% होती है। मतलब सबसे कम किसकी होगी, फास्फोरस की होगी, ठीक है। सबसे कम किसकी होगी, फास्फोरस की। और अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं कितनी होगी, 30 से 60% होगी, ठीक है। खाद्यान्नों के लिए एनपीके का जो अनुपात होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो अनुपात होता है, 4:2:1 का होता है, ठीक है। मतलब 4 भाग क्या देंगे, नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस, 1 भाग पोटास। खाद्यान्नों का मतलब होता है जो खाने वाली फसलें होती है, खाने वाली जो हम प्लांट उगाते हैं, उनके लिए एनपीके की मात्रा की बात करें तो कितना होगा, 4:2:1, ठीक है। अगर दलहनी फसलों की बात करते हैं तो उनके लिए कितना होता है, 1:2:1, मतलब 421 किसके लिए होगा, ये हमारी जो अनाज वाली फसलें हैं उनके लिए। अगर दलहनी फसलों की बात करते हैं तो उसके लिए 121 होगा। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, मतलब 1 नाइट्रोजन, 2 फास्फोरस, 1 पोटास, ठीक है। मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन की मात्रा जेल्डोल्ड विधि से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर हम हमें नाइट्रोजन की मात्रा निकालनी है कि सॉइल में कितनी है, तो हम कौन सी विधि इसमें लगाएंगे, जेल्डोल्ड विधि लगाएंगे। कौन सी विधि लगाएंगे, जेल्डोल्ड विधि लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लेकिन जो क्षारी और जिनका पीएच ज्यादा होता है उनमें फास्फोरस की मात्रा जो होती है, ठीक है, उसको निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि होती है, उसको निर्धारित करने के लिए एल्कलाइन पोटेशियम KMNO4 या ओल्सेन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर हमें फास्फोरस निकालना है तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे, ओल्सेन विधि या पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करेंगे, ठीक है। पोटास की मात्रा निर्धारण के लिए फ्लेम फोटोमीटर का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटास की मात्रा के लिए फ्लेम फोटोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तीनों एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए क्या था, हमारा जेल्डोल्ड विधि था, ठीक है। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो ये हमारे पोटेशियम परमैंगनेट या ओल्सेन विधि हो जाएगी, ठीक है। जेल्डोल्ड किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। ओल्सेन किसके लिए, फास्फोरस के लिए। पोटास के लिए कौन सी विधि, फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है। पोटास के लिए कौन सी विधि हम यूज करते हैं, फ्लेम फोटोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उर्वरकों में नमी ग्रहण करने का क्रम, ठीक है। मतलब जो कौन से उर्वरक सबसे ज्यादा नमी को ग्रहण करते हैं, कौन से उर्वरक सबसे देर में नमी को ग्रहण करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो नमी ग्रहण करता है कौन सा होता है, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद यूरिया होता है, उसके बाद अमोनियम सल्फेट होता है, उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या जिसे किसान खाद बोलते हैं या कैन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट में इसे कैन बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
अगर अम्लीयता की बात करते हैं, एसिडिक, ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर एसिडिक होता है, सबसे एसिडिक कौन सा होगा, एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है। अगर एनहाइड्रस अमोनिया की बात करते हैं तो सबसे जो अम्लीय फर्टिलाइजर होता है कौन सा होता है, एनहाइड्रस अमोनिया होता है, ठीक है। सबसे अम्लीय फर्टिलाइजर कौन सा होगा, एनहाइड्रस अमोनिया सबसे अम्लीय फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अम्लीय उर्वरक एवं तुल्यांक अम्लीयता, ठीक है। एसिड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, एसिड इक्विवेलेंट, इंग्लिश में इसे कहते हैं एसिड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, ठीक है। एसिड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनसे, ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करना है आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हाइग्रोस्कोपिक जो नेचर वाले होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो नमी ग्रहण करते हैं, उसमें सबसे पहले कौन आता है, अमोनियम नाइट्रेट आता है। कौन आता है, अमोनियम नाइट्रेट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद यूरिया आता है, उसके बाद अमोनियम सल्फेट आता है, उसके बाद कैन आता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आता है, ठीक है। अगर एसिडिक की बात करते हैं, सबसे एसिडिक कौन सा होता है, एनहाइड्रस अमोनिया होता है, ठीक है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड होता है, फिर अमोनियम सल्फेट होता है, फिर यूरिया होता है, ठीक है। एनहाइड्रस अमोनिया सबसे एसिडिक होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कौन सा होता है, तो अमोनियम नाइट्रेट होता है, यूरिया होता है, अमोनियम सल्फेट होता है, फिर कैन होता है, ठीक है। अगर वही अम्लीयता की बात करते हैं, 3 नंबर पे अमोनियम सल्फेट हाइग्रोस्कोपिक नेचर में भी आएगा, और 3 नंबर पे अमोनियम सल्फेट किस में आएगा, एसिडिक नेचर में भी आएगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के पहले क्या आएगा, एनहाइड्रस अमोनिया आएगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा होता है एसिड इक्विवेलेंट रेशियो, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं एसिड इक्विवेलेंट रेशियो किसका होता है, एनहाइड्रस अमोनिया का होता है। कितना होता है, 148 या 148 होता है, ठीक है। एसिड इक्विवेलेंट रेशियो किसका सबसे ज्यादा होता है, एनहाइड्रस अमोनिया या कितना होता है, 148 होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का कितना होता है, 128 होता है। अमोनियम सल्फेट का कितना होता है, 110 होता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का कितना होता है, 93 होता है। यूरिया का कितना होता है, 80 होता है। यूरिया का कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। यहीं पे एक आपका आता है, इसे और बढ़ा लीजिए, एक होता है डीएपी का, कितना होता है, 77 होता है, ठीक है। वही एक आता है आपका अमोनियम नाइट्रेट का, अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट का जो होता है एसिड इक्विवेलेंट रेशियो कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, एनहाइड्रस अमोनिया का। सबसे कम किसका होगा, अमोनियम नाइट्रेट का। अगर एनहाइड्रस अमोनिया की बात करते हैं, कितना होगा, 148। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड आएगा 128, ठीक। अमोनियम सल्फेट का 110। अगर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की बात करते हैं तो 93 आ जाएगा। यूरिया 80 हो जाएगा। डीएपी कितना, 77 हो जाएगा, और अमोनियम नाइट्रेट 60 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमको याद रखनी है। अगला हम बात करते हैं बेसिक इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है, किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा एसिड इक्विवेलेंट रेशियो, अब पढ़ेंगे बेसिक इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। सबसे ज्यादा जो बेसिक इक्विवेलेंट रेशियो होता है, अगर इस टेबल की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट का होगा कितना, 29 होता है, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट का कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट 29, कैल्शियम नाइट्रेट कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे हम देखते हैं कुछ पॉइंट हैं। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं, यूरिया की 85% जरूरत स्थानीय उत्पादन से पूर्ति की जाती है, ठीक है। मतलब जो हमारा इंडिया में बनता है यूरिया, ठीक है, अगर 85 नाइट्रोजन उर्वरक की बात करें तो पूर्ति कितनी की जाए, 85%, ठीक है। जबकि 50 से 60% फास्फोरस और 100% पोटास उर्वरक की जरूरत अभी भी विदेशों से आयात की जाती है, ठीक है। मान लो हमारे हमारे खेत में, हमारे देश में 100 किलोग्राम अगर जरूरत है नाइट्रोजन की, तो हमारे देश से कितना मिल जाएगा, विदेश से मंगाना है 85 किलोग्राम हमारा अपने देश से ही हम यूज करेंगे। वहीं अगर बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस 50 से 60% बाहर से मंगाया जाता है। 100% पोटास, पोटास इंडिया में नहीं बनता, तो 100% पोटास कहाँ से मंगाया जाएगा, ये भी विदेश से मंगाया जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं लीफ कलर चार्ट की, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, लीफ कलर चार्ट क्या होता है। लीफ कलर चार्ट होता है, इसके द्वारा धान में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा व प्रयोग करने का समय निर्धारित किया जाता है। मतलब एक चार्ट होता है, ठीक है, जिसमें कई सारी पत्तियां बनी होती है। उन पत्तियों में जो उनका कलर होता है, उस आधार पे हम लोग ज्ञात करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की उर्वरक की मात्रा
कितनी प्रयोग करनी चाहिए, कितनी कम है, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें हम देखते हैं, लीफ कलर चार्ट में देखते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं उर्वरकों का वर्गीकरण। अगर हम फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल उर्वरक की या स्ट्रेट फर्टिलाइजर की। स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होता है, इसमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व होता है, ठीक है। अगर एक मेजर पोषक तत्व की बात करें कि केवल एक मेजर पोषक तत्व होता है किसमें, उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया होता है, ठीक है, यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, ठीक है। इन सभी जो फर्टिलाइजर होते हैं इनमें केवल एक मेजर न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करते हैं, इसमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व रसायन रूप से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक पोषक तत्व होते हैं। ये उर्वरक मुख्यतः दानेदार रूप में उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नाइट्रोफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है। जटिल उर्वरकों को प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर दो समूहों में बांटा गया। जो हमारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं इनको भी दो भागों में हम बांटते हैं, ठीक है। अगर हम पहले भाग की बात करते हैं, ठीक है, तो एक होता है हमारा पूर्ण योगी फर्टिलाइजर, ठीक है, मतलब कंप्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है। ये उर्वरक सभी प्राथमिक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें जितने भी पोषक तत्व होंगे सभी में इनकी मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे एनपीके की मात्रा की बात करते हैं तो 20:20:20, ठीक है, सभी की मात्रा क्या होगी, 20:20 होगी, ठीक है। अपूर्ण योगी फर्टिलाइजर मतलब इनकम्प्लीट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये उर्वरक दो प्राथमिक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, ठीक है। जैसे डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो दो पोषक तत्व अगर किसी में मिल रहे हैं तो वो अपूर्ण यौगिक हो जाएगा। अगर तीनों के तीनों बराबर मिल रहे हैं तो पूर्ण यौगिक हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी में केवल एक पोषक तत्व मिल रहा तो वो स्ट्रेट फर्टिलाइजर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर की। किसकी बात करेंगे, मिक्स्ड फर्टिलाइजर की बात करेंगे। दो या दो से अधिक उर्वरकों को भौतिक रूप से मिश्रित करते हैं, ठीक है। मतलब जो फिजिकली तरीके से हम दो दो या दो से अधिक फर्टिलाइजर को एक में मिक्स करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित फर्टिलाइजर या मिक्स फर्टिलाइजर। अब हम बात करते हैं उर्वरक मिश्रण में असंगतता या अनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमोनिकल जो फर्टिलाइजर होते हैं इसमें प्रतिक्रियाशील उर्वरक जैसे जैसे चूना होता है, ठीक है, बेसिक स्लैग होता है, रॉक फॉस्फेट होता है, कैल्शियम साइनामाइड होता है, इन्हें नहीं मिलाते हैं, ठीक है। जितने भी अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनमें हम चूना, ठीक है, लाइम हो गया, बेसिक स्लैग हो गया जो फास्फोरस फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, रॉक फॉस्फेट हो गया ये भी फास्फोरस फर्टिलाइजर, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है, ये सारे उर्वरक हम अमोनिकल फर्टिलाइजर में नहीं मिलाते, ठीक है। जल घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है, ट्रिपल सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, इनको चूना युक्त उर्वरकों के साथ नहीं मिलाते, मतलब जिसमें लाइम होता है उसके साथ हम नहीं मिलाते हैं, ठीक है। आसानी से घुलनशील व आर्द्रताग्राही उर्वरक जैसे कैन हो गया, ठीक है, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, ठीक है, इनका मिश्रण बनाने में ढेलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कैन का या यूरिया का या पोटाश लवण का हम मिश्रण करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ढेले जैसे मतलब छोटे छोटे दाने जैसे मिश्रण बन जाता है, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। हल्के अम्लीय सुपरफास्फेट द्वारा अम्लों का निर्माण होता है, ठीक है, जिसमें जूट की बोरियां व उर्वरक प्रयोग उपकरणों को नुकसान पहुंचता है। अगला हम बात करते हैं, अगला क्या कह रहा है, हाईली एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाईली एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होता है, वे फर्टिलाइजर जिनमें 25% से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, मतलब जिसमें जो प्राइमरी पोषक तत्व होता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है या मेजर न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, तो उसमें वो 25% से अधिक पाया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। जैसे हमारा यूरिया हो जाएगा, डीएपी हो जाएगा, एमओपी हो जाएगा, एसओपी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लो एनालिसिस फर्टिलाइजर की बात करें सेम इसके उल्टा हो जाएगा, वो फर्टिलाइजर जिनमें 25% से कम प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जैसे अमोनियम सल्फेट, एसएसपी, ठीक है, मतलब मेजर न्यूट्रिएंट होगा उसकी मात्रा कितनी होगी, 25% से कम होगी, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अमोनियम सल्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट, इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमने फर्टिलाइजर पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या है हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रोजन के रूप
के आधार पे इन नाइट्रोजन उर्वरकों को 4 समूहों में बांटा गया। ठीक है, जो हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं उनको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक तो हमारा हो गया नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है, एक हमारा क्या होगा नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है, थोड़ा आगे और देख लेते हैं। एक हमारा नाइट्रेट हो गया, एक हमारा अमोनिकल हो गया, ठीक है, ये अमोनियम हो गया, एक हमारा नाइट्रेट और अमोनियम होगा, और एक हमारा एमाइड वर्ग हो गया। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 4 कौन कौन से हो गए? एक हमारा नाइट्रेट हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा हो गया? अमोनिकल हो गया, ठीक है, अमोनिकल हो गया। थर्ड हमारा कौन सा हो गया? अमोनिकल और नाइट्रेट हो गया, ठीक है, नाइट्रेट हो गया। फोर्थ हमारा क्या हो गया? एमाइड, एमाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, 4 ग्रुप में हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को बांटते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा नाइट्रेट उर्वरक है उनके बारे में पढ़ेंगे। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये फर्टिलाइजर जो होते हैं, क्योंकि प्लांट जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में लेते हैं, ठीक है, धान को छोड़ के जो राइस हमारा होता है वो अमोनिकल फॉर्म में लेता है। ठीक है, बाकी जो सारे प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में लेते हैं। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, मतलब ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। नाइट्रेट उर्वरक क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं। और ये लीचिंग क्षति सर्वाधिक, मतलब इसमें जो लीचिंग होती है सबसे ज्यादा अधिक लीचिंग हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इनका लॉस अच्छा होता है। ये टॉप ड्रेसिंग हेतु उपयुक्त रहती है। ठीक है, टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है बौछाई सिंचाई, जो हम अपने हाथों से फेंकते हैं ना क्रॉप में, खड़ी फसल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। जैसे हमारा सोडियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ये हमारे क्या होते हैं? नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर की। ठीक है, अगला हम क्या बात करेंगे? हाँ, इनकी कुछ चीजें, इनको भी देख लेते हैं। जो न्यूट्रिएंट हैं, जो हमारे सोडियम नाइट्रेट होते हैं, ठीक है, इसमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 16% पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 16% होगी। ठीक है, वहीं अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 15.5% होगी। सॉरी, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 15.5% होगी। ठीक है, वहीं पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 13% होगी। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 13%, मतलब सोडियम में 16, ठीक है, 7 से सोडियम, 7 से 16। ठीक है, अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो 15.5, अगर पोटेशियम की बात करते हैं 13% होगी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर की। अमोनिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। इन उर्वरकों या जो फर्टिलाइजर होते हैं नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाई जाती है। ठीक, इसमें नाइट्रोजन क्या होती है? अमोनिया के रूप में पाई जाती है। नाइट्रेट में क्या था? नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में पाई जाती थी। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? बेसिक, सॉरी, एसिडिक होते हैं। ठीक है, बेसिक कौन से थे? नाइट्रेट फर्टिलाइजर थे। इसलिए इनका उपयोग क्षारीय भूमि में एवं धान में आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इनका विनाइट्रीकरण नुकसान अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? इनका विनाइट्रीकरण नुकसान अधिक होता है। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन से नुकसान क्या होता है? इनका अधिक होता है। जैसे अमोनियम सल्फेट, धान का मुख्य उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम फास्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अमोनिया, सबसे अधिक नाइट्रोजन व तरल अवस्था में पाया जाता है किसमें? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? एनहाइड्रस अमोनिया में, लगभग 82%। कितना पाया जाता है? लगभग 82%। बाकी हम लोग आगे देखेंगे किस फर्टिलाइजर में कौन सा न्यूट्रिएंट कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है, और अमोनिया गोल्ड, ठीक है, जो अमोनिया का सोल्यूशन होता है वो। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी अमोनिकल फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल देखे? अमोनियम सल्फेट, एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम गोल्ड। अगला हम बात करते हैं नाइट्रेट और अमोनियम फर्टिलाइजर दोनों की। ठीक है, नाइट्रेट और अमोनियम फर्टिलाइजर दोनों की बात करते हैं। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, नाइट्रेट एवं अमोनिया दोनों रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रेट और अमोनिया दोनों रूप में पाई जाएगी। जैसे अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? इसका एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट, जो कि विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक होता है। ठीक है, अब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम कैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं, जिसे हम किसान खाद भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट नाइट्रेट, सॉरी, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं एमाइड फॉर्म। नाइट्रोजन की जो एमाइड फॉर्म होती है, यूरिया एवं कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मिलती है। ठीक है, यूरिया हो गया सॉरी, यूरिया हो गया और कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, इन दोनों में जो नाइट्रोजन मिलेगी किस रूप में मिलेगी? एमाइड रूप में मिलेगी। इन उर्वरकों में कार्बन अणु उपस्थित होने के कारण इनको कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बन के जो अणु होता है, ठीक है, पार्टिकल होता है, वो
प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इन्हें इन्हें और क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, कार्बनिक उर्वरक या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी आ जाता ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो अगर एमाइड फर्टिलाइजर आ जाता तो इसको लगा देंगे। ठीक है, अगर आपके पास कैल्शियम साइनामाइड आ जाता है इसको लगा सकते हैं, अगर आपके पास यूरिया आ जाता है इसको लगा देंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं यूरिया की। यूरिया क्या होता है, यूरिया क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया का मृदा में यूरिएज एंजाइम द्वारा जलीय विघटन से अस्थायी पदार्थ अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, इसका प्रयोग करने से मृदा में हल्का अम्लीय प्रभाव छोड़ता है। ठीक, अगर हम यूरिया का प्रयोग करेंगे तो ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो हमारी जो सॉइल होगी उसमें हल्का हल्का जो इफेक्ट होगा कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। ठोस नाइट्रोजन उर्वरकों में यह सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त 46% नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत माना गया है। ठीक है, इसे कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें कार्बन पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, या दानेदार या पिल्स अवस्था में भी उपलब्ध, पिल्स का मतलब होता है गोलियों की अवस्था में भी छोटी छोटी गोलियां बनाकर इनको बेचा जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं बाईयूरेट, ये क्या होता है, बाईयूरेट के बारे में हम लोग देखते हैं। बाईयूरेट जो होता है, यूरिया निर्माण के दौरान उच्च तापमान के कारण यूरिया के दो अणुओं के आपस से मिलने से बनने वाला जो विषैला पदार्थ होता है उसे पौधों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, मतलब जब हम यूरिया का निर्माण कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में हम अगर हम यूरिया फर्टिलाइजर को बना रहे होते हैं, तो जब हाई टेम्परेचर हम देते हैं, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जब दो अणु हमारे यूरिया के आपस में फ्यूज होते हैं या आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो हमारा विषैला पदार्थ बनता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है बाईयूरेट। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा बाईयूरेट होगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए विषैला होता है, सॉरी हमारे लिए तो होता ही है, जो हमारे प्लांट के लिए विषैला होगा। कब, जब इसकी जो कंसंट्रेशन की मात्रा है 1.5% से अधिक होगी। ठीक, कितनी होगी, 1.5% से अधिक होगी। ठीक है, कब हानिकारक होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन की मात्रा कितनी होगी, 1.5% से अधिक होगी, क्योंकि इससे अधिक सांद्रता फसलों के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, मतलब अगर 1.5% से अधिक इसकी कंसंट्रेशन की मात्रा होगी तो ये क्या होगा, ये फसलों के हानिकारक होगा। ठीक है, अगर हम परनी छिड़काव के समय यूरिया में बाईयूरेट की सांद्रता 0.5% व जो कि फसलों में करते हैं, और नींबू वर्गीय फसलों में 0.25% करते हैं, तो ये हमारे दोनों के लिए क्या होता है, अच्छा रहता है। पन्नी छिड़काव का मतलब होता है जब हम ऊपर से छिड़काव कर रहे थे पत्तियों पे, ठीक है, तो उस समय हमारे जो बाईयूरेट होता है उसकी इस कंसंट्रेशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.5% होनी चाहिए। अगर हम नींबू वर्गीय फसलों में कर रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए, 0.25%। वैसे नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा कैल्शियम साइनामाइड की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है कितना पाया जाता है, 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगर हम 21 कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कितना पाया जाता है, 21% नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ठीक है, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, SRNF। ठीक है, इन उर्वरकों से नाइट्रोजन धीरे धीरे मुक्त होता है। क्या होता है, जो स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं, इनसे क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है धीरे धीरे प्लांट को मिलता रहता है। ठीक है, धीरे धीरे सॉइल में जाता रहेगा और प्लांट को मिलता रहेगा। इनके प्रयोग से लीचिंग नुकसान कम होता है। भाई जब धीरे धीरे जाएगा तो जितना जाएगा प्लांट उतना ही ऑब्जॉर्व कर लेगा। अगर इकट्ठे, मान लो एक, अगर तुम्हें 10 रोटी इकट्ठे खिला दी जाए, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रोटी बेकार जाएंगी ना, तुम्हें जितना डाइट होगी उतनी खाओगे। अगर वही 10 रोटी तुम्हें 4 टाइम तुमको दो दो करके, तीन तीन करके खिलाई जाए, ठीक है, तो वही चीज तुम अच्छे से उसका यूज कर पाओगे। ठीक है, बेकार कम होगी। उसी तरीके से फर्टिलाइजर का जितना जरूरत होगी उसी हिसाब से धीरे धीरे मिलता जाएगा, तो प्लांट क्या करेगा, लीचिंग नुकसान कम होगा, प्लांट उसे एब्जॉर्ब ज्यादा करता रहेगा। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक संश्लेषित यौगिक होता है, ठीक, जो सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, एक लेपित नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, जो संश्लेषित जो सिंथेटिक होता है ये स्वाभाविक रूप से नाइट्रोजन धीरे धीरे जारी करते हैं, जैसे आइसोब्यूटालिडिन यूरिया, ठीक है, आइसोब्यूटालिडिन डाई यूरिया। ठीक है, वही अगर लेपित नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करते हैं, ये उर्वरक निष्क्रिय सामग्री कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं, जैसे सल्फर लेपित यूरिया, ठीक है, नीम लेपित यूरिया, या मोम लेपित यूरिया, ये लाख लेपित यूरिया। लेपित यूरिया का मतलब होता है कोटेड, कोटेड। ठीक है, मतलब यूरिया का दाना हुआ, उस पे हम एक चीज, किसी अन्य की, ठीक है, किसी अन्य का कोट कर देते हैं,
ठीक है, उस पे हम परत चढ़ा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोटेड। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, कोटेड क्या होता है। तो अगर हम लेपित कोटेड की बात करते हैं तो कोटेड में तो हमारा क्या आ जाएगा, सल्फर से कोटेड आ जाएगा, नीम कोटेड आ जाएगा, मोम कोटेड आ जाएगा, लैक कोटेड आ जाएगा। अगर स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसमें हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा, क्रोटोनिलिडीन डाई यूरिया आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में आ जाएंगे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन अवरोधक। क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन को रोकने का काम कौन करता है। इन उर्वरकों में नाइट्रीकरण अवरोधक रसायनों द्वारा नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण नुकसान रोका जाता है। ठीक है, विनाइट्रीकरण का मतलब होता है जब नाइट्रीकरण होता है तो जो नाइट्रोजन होता है वो बनता है। विनाइट्रीकरण मतलब नाइट्रोजन जो है फिर से अमोनिकल फॉर्म में चला जाता है और क्या होता है कि वो हमारे प्लांट को नहीं मिल पाता। नाइट्रीपायरिन जो होता है, ठीक है, ये अवरोधक होते हैं। क्या होता है, नाइट्रीपायरिन क्या होता है, ये हमारा अवरोधक का काम करता है। ठीक है, इनहिबिटर होता है। एम थायोयूरिया होता है, डाइसाइनाइड होता है, एसटी सल्फा थायोजोल होता है, ऑक्सामाइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट लेपित यूरिया होता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम चूने की जो है परत चढ़ी होती है। थाई यूरिया जो होता है 36.8% नाइट्रोजन और शुष्क खेतों में उपयुक्त होता है। ठीक, कौन सा, थाई यूरिया। अब हम बात करेंगे अगला फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इस ये किस फॉर्म में पाया जाता है, P2O5 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस जो होता है वो P2O5 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगर हमें पी निकालना है, ठीक है, एक फार्मूला होता है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर हमें पी निकालना है, ठीक है, तो हम किससे गुणा करेंगे, तो P2O5 का गुणा किससे करेंगे, 0.43 से करेंगे। ठीक है, अगर हमें P2O5 निकालना है तो P का हम किससे गुणा करेंगे, 2.29 से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, 2.29 से करेंगे। ठीक है, 2.29 से करेंगे। आपको याद रखना है कि जो P2O5 है इसमें दो से ज्यादा शब्द हैं, तो इसमें भी कितने होने चाहिए, दो से ज्यादा शब्द होने चाहिए। अगर हमें पी निकालना है तो इसमें एक शब्द है तो इसमें दो से ज्यादा शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक है, 0.43 से गुणा करेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं तो इसे आप नॉर्मली दो चार बार पढ़ेंगे और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसको बस ये याद रखना है, 229। ठीक है, किस क्या निकालना है हमें, P2O5। ठीक है, अगर हम 0.43 की बात करें तो इससे क्या निकालना है, हमें पी निकालना है। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। अगला हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा फास्फोरस उर्वरकों का स्रोत रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर हम फास्फोरस उर्वरक की बात करते हैं तो इनका स्रोत क्या होगा, रॉक फॉस्फेट होता है या फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फेटिक फर्टिलाइजर को फसलों को उपलब्धता और घुलनशीलता के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो इन चीजों को हम लोग देख लेते हैं, कितने भागों में फास्फोरस उर्वरक को बांटा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जल में घुलनशील जो फास्फोरिक अम्ल या फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, ये उर्वरक मोनो कैल्शियम फास्फेट या अमोनियम फास्फेट के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सिंगल सुपर फास्फेट हो जाएगा, डबल सुपर फास्फेट हो जाएगा, ट्रिपल सुपर फास्फेट हो जाएगा, अमोनियम फास्फेट हो जाएगा, मोनो अमोनियम फास्फेट हो, डाई अमोनियम फास्फेट हो जाएगा। ये सारे के सारे कौन से, जो जल में घुलनशील फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, दूसरा कि इसमें साइट्रिक अम्ल जो होता है उसमें घुलनशील जो फर्टिलाइजर होते हैं कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लेंगे। ये उर्वरक साइट्रेट में घुलनशील फास्फोरिक अम्ल होते हैं या डाई कैल्शियम फास्फेट के रूप में होते हैं। ठीक है, ये मोनो कैल्शियम फास्फेट में बदल जाते हैं, जैसे बेसिक स्लैग हो गया और डाई कैल्शियम फास्फेट हो गया। ठीक है, जो डाई कैल्शियम फास्फेट होता है मोनो कैल्शियम फास्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जल और साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरिक अम्ल, मतलब जो जल में भी घुलनशील नहीं होते हैं और जो क्या होता है साइट्रिक अम्ल में भी घुलनशील नहीं होते, वो फर्टिलाइजर, वो फास्फोरिक फर्टिलाइजर कौन कौन से, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा आता है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट आ जाएगा, रॉक फास्फेट आ जाएगा, और क्या होगा, रॉ बोन मील आ जाएगा, स्टीम्ड बोन मील। ये चार किस में आ जाएंगे, जो अघुलनशील होते हैं साइट्रिक अम्ल में, और किस में होंगे, जल में होंगे। ठीक है, एक होता है इसमें बायो सुपर। ठीक, बायो सुपर क्या होता है, ये कार्बनिक फास्फोरस उर्वरक होता है। ठीक है,
ऑर्गेनिक फास्फोरिक फर्टिलाइजर होता है। ये बनता किससे, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें रॉक फास्फेट को मिलाते हैं, उसके साथ सल्फर गंधक मतलब सल्फर को मिलाते हैं, उसके साथ हम ऑक्सीकृत जो जीवाणु होता है थायोबैसिलस उसको मिलाते हैं। ठीक है, तीनों को मिलाने से जो हमारा उर्वरक या फर्टिलाइजर बनता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है बायोसुपर। रॉक फास्फेट हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया और ऑक्सीकृत बैक्टीरिया या थायोबैसिलस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर की या पोटेशिक फर्टिलाइजर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेशियम फर्टिलाइजर की या पोटेशिक फर्टिलाइजर की। तो अगर हम बात करते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर की, तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं, K2O फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर प्लांट पोटेशिक फर्टिलाइजर को ग्रहण करेगा किस फॉर्म में ग्रहण करेगा, K2O के फॉर्म में ग्रहण करेगा। ठीक है, पोटास उर्वरक मुख्यतः विदेशों से आयात किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लगभग 100% तक कहाँ से आयात किए जाते हैं, ये विदेशों से आयात किए, वह भारत में निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भारतीय मृदाओं में पोटास की अधिकता पाई जाती है, अतः इनका प्रयोग कम होता है। ठीक है, मतलब जो इंडियन सॉइल्स होती हैं उसमें पोटास की मात्रा जो होती है वो अन्य की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इनकी जो यूज होता है क्या होता है, कम होता है। अब हमें फिर से फार्मूला याद करना है पोटेशियम का। तो अगर हमें के निकालना है तो K2O का गुणा किससे करेंगे, 0.83 से करेंगे। किससे करेंगे, 0.83 से करेंगे। ठीक है, अगर K2O निकालना है तो उसका गुणा हम किससे करेंगे, के का गुणा किससे करेंगे, 1.20 से करेंगे। किससे करेंगे, 1.20। अभी मैंने आपको बताया था अगर P2O5 निकालना है तो इसका गुणा जो P का गुणा किससे करेंगे, 2.29 से करेंगे। ठीक है, अगर हमें P निकालना है तो इसका गुणा किससे करेंगे, P2O5 का गुणा किससे करेंगे, ये 0.43 से करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमें ये भी ध्यान रखना है अगर हमें परसेंटेज पोटेशियम निकालना है तो K2O का गुणा 0.83 से करेंगे। पोटेशियम का K2O निकालना है तो K का गुणा 1.20 से करेंगे। पोटेशिक उर्वरकों को दो समूह में विभाजित किया जाता है, जैसे क्लोराइड रूप में और क्लोराइड रहित रूप में। मतलब एक एक हमारा फॉर्म हो गया क्लोराइड वाला और एक फॉर्म होगा बिना क्लोराइड वाला। ठीक है, तो हम ये चीजें देखेंगे क्लोराइड फॉर्म में कौन कौन से हमारे फर्टिलाइजर आते हैं जो पोटेशिक होते हैं, जो पोटेशियम जिनमें पाया जाता है। अगर क्लोराइड फॉर्म की बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl जिसे हम बोलते हैं, KCl बोल देंगे या इसी को MOP बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा मात्रा होती है किसकी होती है, पोटाश की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है, इसका प्रयोग आलू गन्ना तंबाकू आदि फसलों में नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके लिए इसके स्थान पर पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर हम आलू गन्ना तंबाकू में यूज कर रहे हैं तो पोटेशियम सल्फेट यूज करेंगे, ना कि पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड रहित जो पोटेशियम होता है जैसे पोटेशियम सल्फेट हो गया, पो, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ये सारे के सारे जिसमें क्लोराइड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अगला हम बात करेंगे लिक्विड फर्टिलाइजर क्या होते हैं। एक हमारे फर्टिलाइजर होते हैं जो क्या होते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं। इन उर्वरकों में पोषक तत्व तो तरल रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म जैसे एनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ग्रेनुलर फर्टिलाइजर की बात करते हैं। इन उर्वरकों में एक समान आकार के स्थायी दाने होते हैं। क्या होते हैं, एक समान आकार के क्या होंगे, स्थायी दाने पाए जाते हैं, जैसे यूरिया और DAP। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो सॉयल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ठीक है, सॉयल का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या कार्बनिक पदार्थ होता है उसको नाइट्रेट में कैसे परिवर्तन होता है, क्योंकि जो हमारे प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो पहले ऑर्गेनिक मैटर का हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो हमारे प्लांट होते हैं वो उसे ऑब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ चरण होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होता है एमिनाइजेशन। एमिनाइजेशन क्या होता है, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको प्रोटीन, ठीक है, उसकी प्रोटीन को किसमें तोड़ा जाता है, अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या तोड़ा जाएगा, किसमें, अमीनो अम्ल में तोड़ा जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एमिनाइजेशन कहते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर की प्रोटीन है, ठीक है, उसको किसमें तोड़ा जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा एमिनो एसिड में। ठीक है, एमिनो एसिड में तोड़ा जाएगा। ठीक है, एमिनो एसिड में तोड़ा जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनाइजेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, एमिनाइजेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं अमोनिफिकेशन क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन, अगर हम बात करते हैं अमोनिफिकेशन की, उसी तरीके से जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनकी उपस्थिति में अमीनो अम्लों का अमोनिया में परिवर्तन। मतलब पहले क्या बना, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बना, अब अमीनो अम्ल से अमोनिया में परिवर्तन हुआ
तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद आता है नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में दो टाइप के हमारे जीवाणु जो होते हैं वो भाग लेते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो हमारा अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया से, ठीक, अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, तभी तो प्लांट हमारे लेंगे। अब नाइट्रेट बनने के लिए दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहला, अमोनिया से क्या बनता है, अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। नाइट्राइट से फिर क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, जो कि हमारे प्लांट है, जो प्लांट होते हैं ये इसी फॉर्म में इसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये किसके द्वारा होता है, ये नाइट्रोबैक्टर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नाइट्रोबैक्टर द्वारा होता है। तो ऑर्गेनिक मैट अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, नाइट्रेट बनने में कितनी प्रक्रियाएं लगी, तीन प्रक्रियाएं लगी। कौन कौन सी, सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनोफिकेशन, ठीक है। अमीनोफिकेशन मतलब सबसे पहले प्रोटीन से क्या बना, अमीनो अम्ल बना। फिर अमीनो अम्ल से क्या बना, अमोनिया बन, यानी अमोनिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, अमोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। अमोनिफिकेशन के बाद क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। मतलब अमोनिया से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, या जो दो टाइप का होता है। नाइट्रोबैक्टर द्वारा क्या बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो सॉइल नाइट्रोजन होता है उसका लॉस, ठीक है, उसकी लॉस के बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी तीन प्रक्रियाएं होती है। लॉस तीन टाइप से होता है। एक तो निच्छालन या लीचिंग से होगा, ठीक है। मतलब जो नाइट्रेट होती है, नाइट्रेट की अवस्था में जल के साथ जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है। मतलब ये मान लो हमारी सॉइल हो गई, ये इसकी जड़ें हो गई प्लांट की, तो यहाँ से नाइट्रोजन होके सीधे नीचे की तरफ चला जाता है, जो कि जड़ों से दूर हो जाता है। जो कि क्या होता है, जो प्लांट होता है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब या नाइट्रेट फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। ये कहाँ होता है, आर्द्र भूमि में होता है, जहाँ पे आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिड रीजन, ठीक है। अगला है डिनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण। यह जैविक अपचयित क्रिया है। अपचयित का मतलब रिडक्शन प्रक्रिया है, जिसमें नाइट्रोजन का नाइट्रेट अवस्था गैसीय नाइट्रोजन का नाइट्रस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। मतलब जो नाइट्रेट अवस्था होती है उसका गैसीय नाइट्रोजन अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं या किसमें ज्यादातर होता है, या जो जलमग्न धान होते हैं, मतलब जो वाटर लॉक्ड होते हैं, वाटर लॉक्ड जो क्या होते हैं, राइस होते हैं, ठीक है, राइस फील्ड होती है, उसमें ये चीज देखी जाती है, ठीक है। वोलेटिलाइजेशन क्या होता है, अब हम बात करते हैं वोलेटिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की अमोनिया अवस्था जो होती है, जो नाइट्रोजन की अमोनिया अवस्था होती है वो अमोनिया में परिवर्तित होना, ठीक है। जो नाइट्रोजन की अमोनिया अवस्था होगी उसका गैसीय अमोनिया अवस्था में परिवर्तित होना, फिर से वायुमंडल में अमोनिया की तरीके से वायुमंडल में चले जाना गैस के रूप से, वो क्या होता है, वोलेटिलाइजेशन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, शुष्क मृदाओं में, मतलब ड्राई लैंड में, ड्राई लैंड एरियाज में, ठीक है। भारत में नाइट्रोजन की सबसे अधिक क्षति किस प्रक्रिया द्वारा होती है, वोलेटिलाइजेशन। तो तीन प्रक्रिया हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, एक डिनाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, एक वोलेटिलाइजेशन होता है, और एक क्या हमारा होता है, एक लीचिंग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे जो हमने फर्टिलाइजर पढ़े थे उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कितने परसेंट मात्रा में पाए जाएंगे, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन 33 से 34% पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो इसमें 15.5% पाया जाएगा। कैल्शियम साइनामाइड की बात करते हैं तो 21% नाइट्रोजन पाया जाएगा। सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं 16% नाइट्रोजन पाया जाएगा। सोडियम से 16, सोडियम से नाइट्रेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं तो 20.5% क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रिपीट हो गया है पेज, ठीक है। अगला हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगर अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें 25.5% क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन पाया जाएगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 26% अमोनिया पाया जाएगा, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 26% हो गया। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन पाया जाएगा, ठीक है। ये सारा क्या है, ये सारा नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर यूरिया की बात करते हैं, यूरिया में क्या होता है, 46% नाइट्रोजन होता है।
गंधक लेपित मतलब जो सल्फर कोटेड यूरिया होता है उसमें 36% होता है, ठीक है। अगर नीम कोटेड यूरिया होता है उसमें 40% नाइट्रोजन होता है। अगला हम बात करते हैं नैनो यूरिया की, ठीक है। जो नैनो यूरिया होता है, नैनो यूरिया 4% पाया जाता है, क्या, नाइट्रोजन। नैनो यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाएगा, 4% नाइट्रोजन पाया जाता है किसमें, नैनो यूरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर की। तो अगर हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की, इसमें तीन चीजें पाई जाती हैं। 16% क्या फास्फोरस पाया जाएगा, 18.5% या कहीं कहीं 19% भी लिखा होता है, क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। और 12% सल्फर पाया जाता है, ठीक है। डबल सुपर फास्फेट की बात करते हैं, 32% क्या पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा। ट्रिपल सुपर फास्फेट की बात करते हैं तो इसमें 46 से 48% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इसमें और एक चीज क्या पाई जाती है, हड्डी का चूरा पाया जाता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, 20 से 25% फास्फोरस होता है, ठीक है। रॉक फास्फेट की बात करते हैं तो इसमें 20 से 40% फास्फोरस होता है, हड्डी के चूरे में 20 से 25%, ठीक है। रॉक फास्फेट में 20 से 40% पाया जाता है। डाई कैल्शियम फास्फेट में 33 से 40% फास्फोरस पाया जाएगा, ठीक है। बेसिक स्लैग में 14 से 18% फास्फोरस पाया जाएगा। मोनो अमोनियम फास्फेट में 52% फास्फोरस, 11% नाइट्रोजन पाया जाएगा, जो न्यू ग्रेड वाली होती है, ठीक है। जो न्यू ग्रेड वाली अमोनियम फास्फेट है, 52% फास्फोरस, 11% नाइट्रोजन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोफास्फेट की, ठीक है। नाइट्रोफास्फेट की अगर बात करेंगे तो 15% फास्फोरस, 15% नाइट्रोजन और 15% पोटेशियम, ठीक है। नाइट्रोफास्फेट, नाइट्रोजन और फास्फेट तो है ही है, इसके साथ साथ जो इसका पोटास भी है, ठीक है। तो 15% फास्फोरस, 15% नाइट्रोजन, 15% पोटास। अगला हम बात करते हैं पोटेशिक उर्वरक। जो पोटाशिक उर्वरक होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला आता है म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड। इसमें 60% पोटेशियम होता है। पोटेशियम सल्फेट या सल्फेट ऑफ पोटास, ठीक है। इसमें 48 से 50% क्या होता है, पोटेशियम होता है। और 17.5% क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं जिसे साल्ट पीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, साल्ट पीटर कहते हैं। इसमें 44% पोटेशियम होता है, 13% नाइट्रोजन होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो 13% नाइट्रोजन, 44% पोटेशियम होता है, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं तो 48 से 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फर होता है। लकड़ी की राख की बात करते हैं, वुड एश की बात करते हैं, 5 से 6% पोटेशियम होता है। कितना होता है, 5 से 6% पोटेशियम होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है, जिनमें दो या दो से अधिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट, ये फास्फेटिक उर्वरक है। इसमें 18% नाइट्रोजन होगा तो 46% फास्फोरस होगा, ठीक है। अगर 16% नाइट्रोजन होगा तो 48% फास्फोरस होगा। मतलब अगर ये 18 होगा तो ये दो कम हो जाएगा 48 से, अगर ये दो कम हो जाएगा नाइट्रोजन तो ये दो बढ़ जाएगा, ठीक है। 18 46, 16 18, 16 48, ये चीज याद रखिए। मोनो अमोनियम फास्फेट 11% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, अभी मैंने आपको नाइट्रोफास्फेट 15 15 15, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट 13% नाइट्रोजन और 44% पोटास होता है। पोटेशियम नाइट्रोफॉस्फेट मतलब 15% पोटेशियम, 15% नाइट्रोजन और 30% फॉस्फेट होता है, ठीक है। एनपीके का जो मिश्रण होता है कितना होता है, 19 नाइट्रोजन होता है, 19 पोटेशियम होता है, ठीक है। इसमें फास्फोरस नहीं होता। तो एनपीके में क्या होता है, 19% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 19% पोटेशियम होता है। अगला हम लोग बात करेंगे विभिन्न उर्वरक व मृदा सुधारकों में गंधक, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा। मतलब जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं या जो हमारी मृदा को सुधारते हैं उसमें हम जो हमारा सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम की मात्रा को कितना कितना रखते हैं उस चीज को हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की तो 19% क्या पाया जाएगा, 19% इसमें क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा, ठीक है। 19% क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा, ठीक है। और नाइट्रेट की मात्रा 1.5% होगी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, देखो ये एक चीज आपकी क्या हो जाएगी, ये कैल्शियम हो जाएगी, ये सल्फर हो जाएगी, ये मैग्नीशियम हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की तो इसमें 8.1% सल्फर पाया जाता है, 4.5% मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं तो इसमें 23.7% कैल्शियम पाया जाएगा, ठीक है।
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट की बात करते हैं तो 15.1% क्या पाया जाएगा, इसमें कैल्शियम पाया जाएगा। ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट की बात करते हैं तो इसमें 12% सल्फर, सॉरी ये सल्फर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा सल्फर हो जाएगा, ये कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नीशियम हो जाएगा। 12% सल्फर, 18.5% कैल्शियम और 0.3% मैग्नीशियम होगा। पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं 17.8% सल्फर होगा। ठीक है। जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम का कभी कभी फार्मूला आ जाता है। ठीक है, 18.6% सल्फर होगा, 23.3% कैल्शियम होगा। ठीक है, सल्फर कितना 18.6% और 23% क्या होगा, कैल्शियम होगा। अगला बात करते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनसे उपयुक्त उर्वरक कौन कौन से होते हैं, जैसे फेरस सल्फेट। ठीक है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि क्या होता है फेरस सल्फेट, इसमें 19% क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट में 19% आयरन, बोरेक्स में 11% बोरान होता है, अमोनियम मॉलिब्डेट में 52% मॉलिब्डेनम होता है, जिंक सल्फेट जो हेप्टाहाइड्रेट होता है 21% जिंक होता है, जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट होता है 33% जिंक होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन या उनका प्रयोग कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। उर्वरक दक्षता उर्वरक अनुप्रयोग की विधियों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम उर्वरकों का यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं या प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से जो उनकी इफिशियंसी होती है, ठीक है, वो बहुत प्रभावित होती है। अनुप्रयोग की विधियां कौन कौन सी, जैसे फसल अंतराल होगी, क्रॉप रोटेशन हो गया। ठीक है, उर्वरक प्रकार हो गया, किस टाइप का हम उर्वरक डाल रहे हैं, अनुप्रयोग का समय, जो जिस टाइम हम उसे प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी चीजें क्या होती हैं, ये एप्लीकेशन में प्रयोग होती है। ठीक है। अनुप्रयोग की विधियों की वर्गीकरण की बात करते हैं। सामान्यतः भूमि की अंतिम तैयारी के समय, मतलब जब हम बुआई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एनपीके उर्वरकों की कुल वांछित मात्रा में से फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बेसल खुराक के रूप में दी जाती है, मतलब स्टार्ट में दे दी जाती है, और बची हुई मात्रा जो होती है पहली और दूसरी सिंचाई में दे देनी चाहिए। ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसका दूसरा जो इसका पॉइंट है उसके बारे में अगर बात करें, सल्फर, लाइम और डोलोमाइट को भी बुआई या पौधरोपण से पहले बेसल खुराक के रूप में ब्रॉडकास्टिंग द्वारा छिड़का जाता है। ठीक, अगर सल्फर होता है, चूना होता है या डोलोमाइट होता है, इनको पौधा रोपने के पहले खेत में क्या होना चाहिए, दे देना चाहिए। ठीक है। जिप्सम का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व, मतलब जब बोते हैं उसके पहले जिप्सम का प्रयोग, लेकिन परंतु मूंगफली में फूल आने के समय करना चाहिए। ठीक है, अगर मूंगफली की क्रॉप है तो फूल जब आए तब इसका प्रयोग करें, अन्य कोई फसलें हैं तो बुआई के पहले प्रयोग करें। ठीक है, ये दो प्रकार की विधियां हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठोस उर्वरकों को अनुप्रयोग करने की विधियां। ठीक है, जो हमारे उर्वरक ठोस होते हैं, ठीक है, जो हमारे दाने में होते हैं, ठोस होते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला इसमें हम बात करते हैं छिटकवा या ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ठीक है, छिटक के बोलते हैं, मिट्टी के सतह पर समान रूप से उर्वरक के अनुप्रयोग को उर्वरक छिड़काव कहते हैं। ठीक है, मतलब इसे छिटक के बो दिया जाता है, बुआई कर दी जाती है। इस विधि से उर्वरकों का प्रयोग फसल की बुआई से पूर्व या फसल की बुआई रोपण के समय पर किया जाता है, उसे बेसल अनुप्रयोग कहते हैं। बेसल का मतलब होता है बुआई के पहले या बुआई के टाइम पे। ठीक है, इसमें मुख्यतः कौन सी फर्टिलाइजर आती है, एनपीके का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया आपका टॉप ड्रेसिंग। तो जब खड़ी फसल में हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को डालते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। साइड ड्रेसिंग में उर्वरकों खड़ी फसल में पंक्तियों के मध्य प्रयोग करते हैं, मतलब ये जो खड़ी फसल है उसमें जो लाइनें बनी हुई हैं उनके बीच में जब हम उर्वरकों को डालते हैं तो वो क्या होता है, साइड ड्रेसिंग हो जाता है। ठीक है, जब हम छिटकावा विधि से खड़ी फसल में नॉर्मली बोते जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, टॉप ड्रेसिंग या ऊपरी छिड़काव हो जाता है। अगला बात करते हैं संस्थापन या प्लेसमेंट की। संस्थापन का अर्थ होता है, प्लेसमेंट का अर्थ है कि उर्वरकों का अनुप्रयोग मिट्टी मृदा में ऐसी जगह या ऐसे स्थान पर किया जाए जहां से पौधे की जड़ें सरलता से इसको ग्रहण कर सकें एवं पौधों को दिए गए उर्वरक के अधिकांश भाग का उपयोग हो सके। ठीक है, ये होता है प्लेसमेंट। अगला हम बात करते हैं प्लेसमेंट की कुछ तरीके हैं, इनको हम लोग देखेंगे मतलब कहाँ पे हमें उर्वरक अच्छे से देना चाहिए जो कि प्लांट हमारा आसानी से उसे पा सके, तो उसकी कुछ विधियां तरीके हैं उसको देखेंगे। प्लाउ सोल प्लेसमेंट मतलब हल के तल का संस्थापन। ठीक है, उर्वरकों का गहराई पर संस्थापन या डीप प्लेसमेंट। यह विधि जो है धान में अमोनियम सल्फेट
को अपचयी क्षेत्र में देने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, सब सॉइल प्लेसमेंट की बात करते हैं। नम और उपाद क्षेत्रों की अम्लीय मृदाओं में उच्च शक्ति चालित मशीनों से उर्वरकों को मृदा की अधोसतह में देना, मिट्टी उपमिट्टी या अधोमृदा संस्थापन, मतलब जब हम जुताई करते हैं, जुताई में जो मिट्टी हमारी खुल जाती, तो वहां पे जब हम मिट्टी को खोल के, ठीक है, जुताई करने के बाद जब हम मिट्टी को उसमें जब हम उर्वरक देते हैं तो क्या होता है, सब सॉइल प्लेसमेंट होता है। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट की बात करते हैं। उर्वरकों को बीज एवं पौधों की मृदा में अवस्थित के अनुरूप उनके पास देना ही स्थानीयकृत उर्वरक संस्थापन कहलाता है। ठीक है, मतलब जहां पे हमारी फसल लगी, जहां पे हमारा प्लांट लगा हुआ है, केवल हम उर्वरक को वहीं पे दे रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, लोकलाइज प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, इसमें उर्वरकों को बीज से 2 से 5 सेंटीमीटर गहरा और 2 से 5 सेंटीमीटर साइड में देते हैं। ठीक है, फास्फोरस उर्वरकों को देने की सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। इस विधि में निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग करना। लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। एक होता है लिक्विड फर्टिलाइजर, इसमें एक होता है स्टार्टर सॉल्यूशन के द्वारा। किसके द्वारा, स्टार्टर सॉल्यूशन के द्वारा। स्टार्टर जो सॉल्यूशन होता है आमतौर पर एनपीके की मात्रा जो 121 होती या 112 होती में होता है। इस विधि में पौधरोपण चाहने वाली फसलों में उर्वरक दिया जाता है। ये हमारी लेग्यूमिनेसी वाली हो गई, ये हमारी किसकी हो गई, ये हमारी ऑयल सीड वाली हो गई। ठीक है, इससे पौधों की जड़ों पर उपयुक्त सांद्रता वाले स्टार्टर घोल में डुबोकर फिर खेती में रोपड़ी की जाती है। दाल वाली फसलों में जैसे एनपीके की मात्रा 1:2:1 होती है, इसके साथ स्टार्टर जो सॉल्यूशन होता है ये दिया जाना चाहिए। अगला है फोलियर स्प्रे या छिड़काव तरीके से हम लोग करते हैं, मशीन लगा के कहीं जो हम लोग छिड़काव वगैरह करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जो फोलियर स्प्रे होता है, इस विधि में उर्वरक को जल में घोल कर वांछित मात्रा का बनाकर, ठीक है, और छान कर अच्छे से फिर क्या करते हैं, किसी मशीन द्वारा क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, किस पे, फसलों पे। ठीक है, पोषक तत्वों वाले जो स्थूल पोषक तत्व हैं, ठीक है, उर्वरकों को स्प्रे विधि द्वारा अनुप्रयोग किया जाता है। इसमें यूरिया, सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मृदा में सीधा अनुप्रयोग पोषक इंजेक्शन, मतलब जो सॉइल में डायरेक्ट उसमें प्रयोग कर देते हैं। इस विधि में उर्वरकों को मृदा में 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई पर लगभग 200 पाउंड प्रति इंच दबाव से इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की अगर बात करते हैं तो निर्जल अमोनिया या एनहाइड्रस अमोनिया होता है। ठीक है, निर्जल अमोनिया या एनहाइड्रस अमोनिया होता है। अगला हमारा एक टर्म है फर्टिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, फर्टिगेशन क्या होता है, अगर फर्टिगेशन की बात करते हैं, हम लोग सिंचाई करते हैं, सिंचाई क्या होता है, कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना। ठीक है, अब पानी के साथ साथ हम क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पानी हम सिंचाई दे रहे हैं, उसी पानी में हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक भी डालते रहते हैं, तो हमारी जो पानी के साथ हमारे जो फर्टिलाइजर वो भी हमारे प्लांट तक पहुंचते जाते हैं। तो अगर हम इरिगेशन के साथ फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिगेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, फर्टी का मतलब वो है फर्टिलाइजर, ठीक, गेशन का मतलब इरिगेशन। ठीक, ऐसे समझ सकते हैं। इसको आमतौर बूंद बूंद सिंचाई के साथ दिया जाता है। ठीक, किसमें ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन में। ठीक है, फर्टिगेशन उर्वरकों, मृदा सुधारकों एवं अन्य पानी में घुलनशील उत्पादों सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, कई कई तरीके से अनुप्रयोग कर सकते हैं। फर्टिगेशन में पौधों को चम्मच से पोषक तत्वों को पिलाने के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग वो नहीं होता है, दवाई दवाई वगैरह पीते हैं या कुछ दूध वगैरह छोटे बच्चे खाते हैं तो उन्हें चम्मच से पिलाया जाता है, उसी तरीके से इसे भी कहा जाता है कि पानी के साथ इसे देते हैं। अगला आता है केमिगेशन। एक हमारा हो गया फर्टिगेशन, एक हो गया हमारा केमिगेशन। इसके द्वारा रसायनों का अनुप्रयोग सिंचाई प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, केमिगेशन क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है रसायनों का, ठीक है, सिंचाई प्रणालियों के द्वारा किया जाता है। अब इसके लाभ क्या होते हैं, पौधों के जड़ तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उर्वरक अनुप्रयोग की सुरक्षित विधि है। ठीक है, इसमें जो जड़ होती है इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। इसमें उर्वरक जड़ों के पास दिया जाता है जिससे उर्वरक प्रयोग क्षमता बढ़ती है, समय भी बढ़ता है, बचता है, श्रम भी बचता है और धन भी बचता है। ठीक है, मृदा सतह से पोषक तत्वों की कम मात्रा में हानि जैसे नाइट्रोजन का वाष्पीकरण हानि। ठीक है, फर्टिगेशन से क्या होता है, लाभ क्या होता है, नाइट्रोजन का वाष्पीकरण से हानि जो होती है वो कम मात्रा में होती है। अगला हम बात करेंगे फर्टिगेशन में उर्वरकों का उपयोग। ठीक है,
फर्टिगेशन में नाइट्रोजन, सबसे उपयुक्त है यूरिया, एनपीके जो 19 होता है, 1261 होता है या 0051 होता है, ठीक है। पोटास, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। फर्टिगेशन में फास्फोरस युक्त उर्वरक जैसे डीएपी, एसएसपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फास्फोरस के लिए फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, पीएच। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। पीएच शब्द किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था? 1901 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक जो लॉगरिदम होती है उसकी सक्रियता को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, ठीक है। ऋणात्मक लॉगरिदम की सक्रियता को क्या कहेंगे? पीएच कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है पीएच बराबर लॉग 1/H+, ठीक है, H+ आयन। पीएच की रेंज क्या होती है? एक स्केल होता है, 0 से 14 अंक इस पे अंकित होते हैं, ठीक है। 0 से 14 अंक इस पे क्या होते हैं? अंकित होते हैं। इसमें जो है मृदा को अम्लीय, उदासीन और क्षारीय तीन प्रवृत्ति की मृदा को इसमें दर्शाया जाता है, ठीक है। पीएच का नापन पीएच मीटर द्वारा किया जाता है जो मृदा में H+ आयनों की जो सक्रियता होती है उसको दर्शाता है, ठीक है। सक्रियता को नापता है, सांद्रता को मापता है। अगर बात करें मृदा और जल का अनुपात क्या होता है एक घोल में? 1:2। 1 भाग मिट्टी होगा तो 2 भाग जल होगा, ठीक है। मृदा पीएच इकाई परिवर्तन होने पर H व OH आयनों की सांद्रता में 10 गुना परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब एक पीएच की एक यूनिट में अगर परिवर्तन होता है तो H+ आयन, OH- आयन के जो आयन है, ठीक है, इनकी सांद्रता में 10 गुना परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे पीएच 4 से 6 होने पे H+ आयन की 100 गुना कम हो जाती है, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता क्या होती है? 100 गुना कम हो जाती है। वहीं अगर पीएच 6 से 4 हो जाता है, ठीक है, तो H+ आयन की सांद्रता 100 गुना बढ़ जाती है। मतलब क्या हो गया? पीएच अगर बढ़ा, ठीक है, तो H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अगर पीएच घटा तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। मुख्यतः सभी फसलों के पीएच 6 से 7.5 होना चाहिए, ठीक है। अम्लीय मृदाओं के लिए कितना होता है? 7 से कम पीएच होना चाहिए। उदासीन के लिए 7 पीएच होना चाहिए। क्षारीय के लिए 7 से ज्यादा पीएच होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीएच मान में जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, किस पीएच पे होते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर पीएच मान पर पोषक तत्वों की उपलब्धता की बात करते हैं तो जब पीएच 6 से कम होता है तो एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीज और जिंक पोषक तत्व इसमें उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। अगर पीएच 6 से 6.5 होता है, ठीक है, लगभग उदासीन होता है, तो पीबी या बीपी याद करते हैं। बीपी कब बढ़ेगा? जब हमारी उदासीन कंडीशन होगी, 6 से 6.5 होगी, स्लाइटली एसिडिक होगी। अगर पीएच 7 से ऊपर होता है तो उसमें जो है कैल्शियम और मोलिब्डेनम, इसे हम क्या बोलते हैं? मौका। मौका कब होता है? जब 7 से ऊपर, मतलब 7 से ऊपर पीएच होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं नाइट्रोजन पोटास की उपलब्धता उदासीन पीएच पर सर्वाधिक होती है। इस कब 7 पीएच पे क्या होता है? नाइट्रोजन और पोटास की उपलब्धता सबसे ज्यादा होती है। कौन से पीएच पे? 7 नंबर पीएच पे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एसिडिक सॉइल क्या होती है, अम्लीय मृदाएं क्या होती है। एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदाएं क्या होती है? आर्द्र क्षेत्रों में जो ह्यूमिड रीजन होता है उसमें H+ आयन और एल्युमिनियम आयनों की अधिक सांद्रता से जो सॉइल होती है उसका पीएच 7 से कम हो जाता है, ठीक है। उसमें कौन से आयन पाए जाएंगे? H+ आयन और एल्युमिनियम आयन, ठीक है, जिससे अम्लीय मृदाएं विकसित होती है। इसको ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से आयन होते हैं जो कि हमारी मृदा को एसिडिक बनाते हैं? H+ आयन और एल्युमिनियम आयन, ठीक है। H+ आयन, एल्युमिनियम। सबसे अधिक अम्लीय मृदाएं पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है, ठीक। सबसे ज्यादा अम्लीय मृदाएं कहाँ पाई जाएंगी? पूर्वोत्तर राज्य में पाई जाएंगी, ठीक है। इनकी श्रेणियों की बात करते हैं। अल्प अम्लीय की बात करते हैं, मतलब जो सबसे कम अम्लीय होती है, सॉरी, सबसे कम नहीं, सबसे स्लाइटली होती है, ठीक है, वो क्या होता है? 6 से 6.5 होता है। मध्यम जो मीडियम एसिडिक होती है 5 से 6.5 होता है, ठीक है। जो हाईली एसिडिक होंगी वो 4 से कम जिनका पीएच होता है, ठीक है, जिनका पीएच 4 से कम होता है, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं वर्टिसॉल, वर्टिसॉल या ब्लैक सॉइल की, ठीक है। अगला हम क्या बात करेंगे? वर्टिसॉल की या ब्लैक सॉइल की, ठीक है। तो वर्टिसॉल या ब्लैक सॉइल को छोड़कर सभी मृदाओं में अम्लीय पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। वर्टिसॉल जो ऑर्डर होता है सॉइल का, ठीक है, सॉइल ऑर्डर होता है, या ब्लैक सॉइल जो सॉइल का एक नाम होता है, काली मिट्टी जो होती है,
इसमें जो है अम्लीय पदार्थ नहीं पाया जाता, बाकी सभी में अम्लीय पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, अम्लीय मृदा उत्पन्न होने के कारण क्या है? अभी एक तो मैंने बता दे, H प्लस आयन और एमोनियम आयन में क्या होता है, सांद्रता इनकी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वार्ज और सिलिका की अधिकता हो जाती है। ठीक है, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, इनका उपयोग होने लगता है। अधिक वर्षा होने से घुलनशील लवण, ठीक है, जो घुलनशील लवण होते हैं भूमि से नीचे चले जाते हैं, वह मृदा अम्लीय हो जाती है। अगर लवण रहेंगे, लवण का क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, तो अगर बेसिक भी होता है, ठीक है, और एसिडिक भी होता है तो कंडीशन अच्छी रहेगी। अगर बेसिक नीचे चला जाएगा तो केवल एसिडिक एसिडिक बचेगा, तो हमारी जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, गोबर की खाद का प्रयोग करने से भूमि क्या होती है, अम्लीय होती है। इनका प्रबंधन कैसे करते हैं, ठीक है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। इनका प्रबंधन कैसे करते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इनको सुधारते कैसे, सारी चीजें जानेंगे। जो चूना पत्थर होता है, ठीक है, अगर जैसे बात करें चूना पत्थर, जिसे क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। डोलोमाइट कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम या सीओ क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, या स्लेग्ड लाइम CaOH, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, CO का प्रयोग करते हैं, COOH2 का प्रयोग करते हैं। प्रेस मड एवं रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, अम्लीय मृदा में क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। भूमि को पानी से भरकर उचित जल निकास अम्लीयता रोधी किस्में उगाते हैं। ठीक है, अम्लीय जो मिट्टी हमारी मृदाएं होती हैं, चाय व धान की खेती 4 से 6 pH के बीच उपयुक्त रहती है। जो हमारी चाय होती है और धान की जो खेती होती है 4 से 6 pH के बीच में सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्कलाइन सॉइल की या क्षारीय सॉइल की, क्षारीय मृदा की। एल्कलाइन सॉइल की या क्षारीय मृदा की बात करते हैं। क्षार युक्त सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट कार्बोनेट के कारण मृदाएं जिनका पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक, वो क्या होती है, क्षारीय होती है। सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, मतलब जो ड्राई रीजन होता है जो ड्राई लैंड एरियाज होते हैं उनमें ये क्या पाया जाएगा, एल्कलाइन सॉइल पाई जाएगी। भारत में इनका क्षेत्र 6.74 मिलियन हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 6.74 मिलियन हेक्टेयर होता है, जो प्रथम गुजरात व द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्षारीय मृदाएं कहाँ पाई जाएंगी, गुजरात में, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में। मृदा क्षारीयता के आधार पर मृदाओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर क्षारीयता की बात करते हैं, ठीक है, पहला है सैलाइन, पहला क्या है, पहला सैलाइन सॉइल है। लवड़ी मृदा को थूर पंजाब में कहते हैं, रेह गुजरात में कहते हैं, लोड़ी राजस्थान में कहते हैं। ठीक है, किसे, लवणी मृदा को। रशियन नॉमेनक्लेचर के आधार पे सोलोन चाक कहा जाता है। ठीक है, लवणी मृदा को क्या कहा जाता है, सोलोन चाक कहा जाता है। किसके आधार पे, जो रशियन नॉमेनक्लेचर है। ठीक है, इन मृदाओं का रंग सफेद होता है, किसका, लवणी मृदा का। इन मृदाओं की विद्युत चालकता, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 4 से ज्यादा होती है। क्या होती है, 4 से ज्यादा। ईसी कितनी होगी, 4 से ज्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार की मृदा का निर्माण उच्च तापमान शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इनका जो निर्माण होता है हाई टेम्परेचर पे होता है, ड्राई एरियाज में होता है, ड्राई लैंड एरियाज में होता है। ठीक है, पौधों की जड़, जो रूट जोन होता है, घुलनशील सॉल्ट जैसे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयनों की मात्रा, ठीक है, क्या होती है, अधिक हो जाती है, जिससे लवणी मृदाएं विकसित होती है। ठीक है, लवणी मृदाओं में घुलनशील लवणों की जो सांद्रता होती है, इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो लवणी मृदाएं होती हैं या जो एल्कलाइन सॉइल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो लवण होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, वो उसमें लवणों की सांद्रता होती है। ठीक है, जो साल्ट होते हैं उनकी सांद्रता को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले लीचिंग द्वारा इसे हटाते हैं। लीचिंग से क्या होता है, जितने भी हमारे साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, लीच होके पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, जो कि हमारी जो सरफेस है उसको अच्छा कर देते हैं। गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, बार बार हल्की सिंचाई करते हैं। अगला हम बात करते हैं क्षारीय मृदा या एल्कलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल या ब्लैक एल्कलाइन। क्षारीय मृदा की बात करते हैं, भूमि में अघुलनशील सोडियम कार्बोनेट, ठीक, सोडियम कार्बोनेट एवं बाई कार्बोनेट आयनों की अधिकता से होती है। जो हमारी लवड़ी मृदाएं थी, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट और इनके क्लोराइड से होती थी।
अब ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या होती है, क्षारीय मृदाएं बनती। इन मृदाओं का रंग काला होता है, लवणीय मृदाओं का रंग सफेद होता है। इन्हें ऊसर यूपी में कहते हैं, क्षार गुजरात में कहते हैं, ठीक है। यह अर्ध शुष्क और अर्ध आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसको सुधारते कैसे, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। आयरन पायराइट, आयरन सल्फेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो सल्फर की मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है, कितनी, 53.33% होती है, ठीक है। और आयरन कितना होता है, 46.6% होता है। हरी खाद एवं मोलासेज, ठीक है, हरी खाद एवं मोलासेस का प्रयोग करते हैं। अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। लवणता और क्षारीयता प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लवणता और क्षारीयता प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदाओं में ही करते हैं, लवणीय मृदाओं में इसका प्रयोग अनुपयुक्त होता है, ठीक है। जिप्सम का प्रयोग हम किस में करते हैं, क्षारीय मृदाओं में ही करते हैं। लवणीय मृदाओं में इनका प्रयोग सही नहीं माना जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमने सारणी पहले भी देखी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो हमारी लवणीय मृदाएं होती हैं, ठीक है, सैलाइन सॉइल होती है, उसमें जो ईसी होती है 4 से ज्यादा होती है, ठीक है। पीएच मान 8.5 से कम होगा, 15 से कम ईएसपी होता है, एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज, ठीक है। क्षारीय मृदाओं की बात करते हैं, 4 से कम इसमें क्या होगा, ईसी होगा। 8.5 से 10.5 क्या होगा, पीएच होगा। और 15 से अधिक क्या होगा, ईएसपी होगा। लवणीय क्षारीय मृदाएं दोनों की बात करते हैं, 4 से अधिक क्या होगा, ईसी होगा, ठीक है। 8.5 से अधिक क्या होगा, 8.5 से अधिक क्या होगा, इसमें जो पीएच होता है। और 15 से अधिक क्या होगा, ईएसपी होगा। 15 से अधिक क्या होगा, ईएसपी होगा। मतलब जो लवणीय मृदाएं हों, ठीक है, लवणीय मृदाएं जो सैलाइन सॉइल होंगी उसमें 4 ज्यादा होगा, बाकी सब कम होगा। जो क्षारीय मृदाएं होंगी, सैलाइन सॉइल होंगी, उसमें 4 कम होगा, बाकी सब ज्यादा होगा। अगर दोनों की बात करते, दोनों एक में आ जाती, तो ईसी भी ज्यादा होगी 4.5 से, 8.5 से हमारा पीएच भी ज्यादा होगा, और 15 से ईएसपी भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चूना युक्त मृदाओं में कैलकेरियस मृदाएं, ठीक है। मृदाएं जिनका पीएच 7 से 8.5 होता है एवं कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, ठीक है। कैलकेरियस मृदाएं क्या होती है, जिनका पीएच 7 से 8.5 होता है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता मानी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कैलकेरियस सॉइल कहते हैं। कुछ फसलें हैं जो उच्च लवण सहनशील है, मध्यम लवण सहनशील है, अल्प लवण सहनशील है, ठीक है। लवण का मतलब होता है सैलाइन, सैलिनिटी, ठीक है। तो अगर जौ, ढैंचा, चुकंदर, तंबाकू, सरसों की बात करते हैं, ये हाईली क्या होती हैं, टॉलरेंट होती हैं, किसके, सैलिनिटी के। मध्यम की बात करते हैं, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, अरहर हो गया, गेहूं हो गया। अगर अल्प की बात करते हैं, ठीक है, सनई हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया। ये सारी की सारी फसलें सैलिनिटी के लिए आपको बताई गई, ठीक है, किसकी हैं, अनाज वाली फसलें। अगर दूसरी बात करते हैं तो इसमें कपास भी आ जाएगा हाई टॉलरेंट में। राई जई किस में आ गई, मीडियम टॉलरेंट में। मटर लो टॉलरेंट की बात करते हैं, ठीक है, इसमें कौन आ जाएगा, मटर आ जाएगा। अगला हम बात करते हैं चारे वाली फसलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर चारे वाली फसलों की बात करते हैं तो हाई टॉलरेंट में रोडस घास या खसखस घास आ जाएगी, ठीक है। अगर मीडियम की बात करें, सूडान घास आ जाएगी, ज्वार, बाजरा, मक्का, बरसीम, ये सारी आ जाएगी। ग्वार किसमें, लो लो टॉलरेंट में आ जाएंगे। वेजिटेबल की बात करते हैं, चुकंदर, पालक, मूली, सलजम, एक इसमें आ जाएगा हाई टॉलरेंट में, इसके सैलिनिटी के, ठीक है। उसके बाद पत्ता गोभी, फूल गोभी, सलाद, खीरा, लौकी, करेला, आलू, टमाटर, मटर, प्याज, गाजर, ये सभी किस में आ जाएंगे, मीडियम में आ जाएंगे, ठीक है। सेम किस में आ जाएगी, ये लो में आ जाएगी, लो टॉलरेंट, किसके, सैलिनिटी के। फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट में खजूर, फालसा, आंवला आ जाएगा। अगर मीडियम की बात करते हैं, अनार, जैतून, अंगूर, अमरूद, आम, केला, ये सारे किस में आ जाएंगे, मीडियम टॉलरेंट में। नाशपाती, सेब, नारंगी, बादाम, नींबू, स्ट्रॉबेरी आदि, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये लो टॉलरेंट में आ जाएंगे, किसके, जो कि हमारा होता है सैलिनिटी, ठीक है। अब हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कैटिना। कैटिना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान पैतृक सामग्री, जलवायु और आयु से प्राप्त मिट्टी क्षेत्र के भीतर मिट्टी के अनुक्रम के लिए एक पूर्ण शब्द है, लेकिन उच्चावच या जल निकास में भिन्नता के कारण मिट्टी भी अलग विशेषताएं दे। मतलब एक पेरेंट होगा, इस ये जो परिभाषा दी गई है, मतलब ये कह रहा है कि बाप एक होगा, ठीक है, लेकिन वो उनकी जो
बाप एक होगा, उसके दो बच्चे हुए, ठीक है, ठीक है, उसके दो बच्चे हुए, तो इनकी जो विशेषताएं होंगी, इनकी जो भिन्नता होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटिना कहते हैं। मतलब पैतृक एक होगा, मतलब मान लो चट्टान एक होगी, ठीक है, उसके बाद जो दो टाइप की हमारी मिट्टी बनेगी, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी होगी, उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी जो बनावट होगी, संरचना होगी, क्या होगी, एक दूसरे से अलग होगी, और इनके जो पैतृक होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिना कहते हैं। कैल्की क्या होता है, सतह के पास पोर्जोलाइजेशन परत, जो कैल्शियम के माध्यमिक कार्बोनेट के द्वारा कम या ज्यादा और मिट्टी के घोल से मैग्नीशियम जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैल्की कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्की कहते हैं। एक होता है हमारा क्लोड। क्लोड क्या होता है, यह 2 से 200 mm आकार का मिट्टी का एक कृत्रिम रूप से बना सुसंगत द्रव्यमान होता है, ठीक है। क्लोड क्या होता है, जो हमारा कृत्रिम रूप से जब हम जुताई करते हैं, तो जुताई के द्वारा जो ढेले हमारे बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोड कहते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा टर्म क्रोटोवीना। यह धरती के कीड़े व अन्य जानवरों की क्रिया द्वारा मिट्टी के क्षितिज में विशिष्ट प्रकार का चैनल है, जो अन्य क्षितिज से कार्बनिक पदार्थ या पदार्थ से भरा होता है, ठीक है। मतलब ये जो हमारी धरती होती है, ये जो सॉइल होती है, ठीक है, इनमें क्या होता है, एक चैनल होता है। चैनल का मतलब होता है इसमें गड्ढे नुमा जो कीड़ों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या भरा रहता है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भरा रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्रोटोवीना कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्रोटोवीना कहेंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कैट क्ले। कैट क्ले क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। कैट क्ले, जो मिट्टी में क्ले सल्फेट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैट क्ले, जिसके द्वारा जो मिट्टी जो होती है हमारी, ये बिल्ली की आंख की तरह चमकती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैट क्ले कहेंगे। गीली क्ले मिट्टी में सल्फर की उच्च मात्रा कम रुपए में होती है, ठीक है। जो हमारी क्ले मिट्टी होती है उसमें सल्फर की मात्रा जो उच्च मात्रा जो होती है, कम रुपए में होती है। जो सूखा होने पर सल्फर के यौगिक के ऑक्सीकरण और सल्फ्यूरिक एसिड के गठन के कारण, ठीक है, जो सल्फर इनका इनका जो ऑक्सीकरण होता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड का गठन होता है, उसे बेहद अम्ल बनता है। क्या बनता है, बेहद अम्ल बनता है, ठीक है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अगला हम बात करते हैं सोलम। सोलम क्या होता है, जो ए हॉरिजन और बी हॉरिजन होता है, उसको एक पास लिखने से क्या बनता है, सोलम हो जाता है, ठीक है। रिगोलित क्या होता है, ए प्लस बी था, ये तो सोलम था, इसमें हमने सी को भी जोड़ दिया, ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, रिगोलित हो जाएगा। अगर सी को हटा देंगे तो ये क्या रहेगा, सोलम रह जाएगा, ठीक है। रिगोसॉल क्या होता है, निश्चित आनुवांशिक क्षितिज के बिना अजोनल क्रम का कोई भी मिट्टी, मतलब वो मिट्टी, वो सॉइल जिसमें कोई भी हॉरिजन नहीं होता, कोई भी जोन नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, रिगोसॉल कहेंगे, ठीक है। कार्बनिक मृदा की बात करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल की बात करते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 20% से कम हो। मतलब कम से कम जो मिनिमम होती है, कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20% होनी चाहिए, ठीक है। क्ले सॉइल की बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे क्ले सॉइल की, ठीक है, अगला हम किसकी बात करेंगे, क्ले सॉइल की। क्ले सॉइल ऐसी सॉइल है जिसमें जो कार्बन पदार्थ की मात्रा होती है 20% से कम होती है। अगर 20% से ज्यादा होगी तो ऑर्गेनिक सॉइल, 20% कम होगी तो क्ले सॉइल, ठीक है। मृदा उन्मूलक कारक। मृदा क्षरण कारक 22 मीटर लंबे एक इकाई भूखंड से मिट्टी के नुकसान का संकेत देता है, जिसे 9% ढलान होता है, ठीक है। मृदा उन्मूलक कारक इरोडेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ये एक टाइप का कारक जो कि जो मृदा की लंबाई होती है, ठीक है, मान लो एक भूखंड है जिसकी लंबाई 22 मीटर लंबी है, ठीक है, उसमें जो मिट्टी का नुकसान हो रहा है उसका संकेत कौन देता है, ये मृदा इरोडेबिलिटी फैक्टर देता है, जिसमें ढलान कितनी होती है, 9% इसमें ढलान होती है, कितनी, 9% ढलान होती है। सॉइल इरोडेबिलिटी होता क्या है, यह क्षरण के लिए मिट्टी की संवेदनशीलता प्रकृति दर्शाती है, ठीक है। मतलब कितनी संवेदनशील मिट्टी है हमारी क्षरण के प्रति, कितनी जल्दी से वो क्या हो जाएगी, क्षरण हो जाएगी, इरोजन कर देगी, ठीक है। ज्यादातर 0.1 mm से कम के कणों में ये दिखाई देता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मृदा अपरदन प्रवृत्ति के बारे में, या सॉइल इरोजिविटी के बारे में, ठीक है। मृदा अपरदन प्रवृत्ति अपरदन के एजेंट का कारण बनने की क्षमता है। मतलब जितनी क्षमता से जो हमारा इरोजन होता है उस वो किसके माध्यम से हो रहा है, उसकी क्षमता को कौन दर्शाता है, सॉइल इरोजिविटी या मृदा अपरदन प्रवृत्ति दर्शाती है। मृदा कोलाइड्स की बात करते हैं। कोलाइडल कण आमतौर पर व्यास में 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं, ठीक है। कोलाइडल कण क्या होते हैं,
अगर हम बात करें व्यास की तो 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं। कोलाइडल विलयन की बात करें तो कणों का आकार 10 की पावर -6 से 10 की पावर-9 होता है, ठीक है। मदा कोलाइड का आकार कितना होता है, 1 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है। जो कोलाइडल विलयन होता है उसमें कणों का आकार कितना होता है, 10 की पावर-6 से 10 की पावर-9 होता है, ठीक है। मिसेलस या सूक्ष्म कोशिकाएं क्या होती है, एक कोलाइड के व्यक्तिगत कण के माइले, मतलब एक मान लो कोलाइड होता है, ठीक है। उसका जो एक, मान लो ये कोलाइड हो गया, इस ये किससे मिलके बना, उसका जो एक यूनिट होता है उसे हम क्या कहेंगे, मिसेले कहेंगे। क्या कहेंगे, मिसेले कहेंगे, ठीक है। इसमें इनकी सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब जो इसमें चार्ज होता है कैसा होता है, निगेटिव होता है। और ये प्रति यूनिट वजन में बड़े सतह क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, मतलब एक यूनिट जो इनका वजन होता है क्या होता है, बड़ा होता है, ये ज्यादा होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मृदा कोलाइड्स के अवशोषण, ठीक। अगला हम बात करेंगे मृदा कोलाइड्स के अवशोषण या फूलने की शक्ति का क्रम। जो मृदा कोलाइड्स होते हैं वो अवशोषण किस तरीके से करेंगे, जितना ज्यादा अवशोषित करेंगे, ठीक है। जितनी अवशोषित करने की क्षमता उनकी ज्यादा होगी वो उतना ही क्या होंगे, फूलते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो होता है किसका होता है, एल्युमिनियम हो जाएगा, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो ये जो होता है ये अवशोषण होता है। सॉइल कोलाइड का क्या होता है, कोलाइड का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लास थी, ये लास्ट क्लास थी आपकी, ठीक है। सॉइल साइंस यहाँ पे समाप्त होता है। समाप्त होता है क्या, सॉइल साइंस, सॉइल साइंस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी हॉर्टिकल्चर को, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर को, ठीक है। तो आपको ये जो सीरीज है ये जरूर अटेंड करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है नेमना सुंडा की, उसे भी जरूर अटेंड करें, ठीक है। तो अगर इससे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उससे आप रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपको यहीं पे इसी दोनों सीरीज में आपको सारा का सारा डाटा या आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसे एक बार रिवाइज जरूर करिए जितनी भी क्लासें हुई हैं, ठीक है। चलिए।